हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 7th क्लास है बेसिकली, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, राजा और उनके राज्य। इस टॉपिक को हम लोग आपका देखने जा रहे हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। किसी भी अगर कोई आपको डाउट, कोई क्वेरी रहती है आपको चैप्टर के दौरान, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, कोई अगर क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। कह रहे जैसे ही आपकी 7th सेंचुरी आई, तो 7वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे राजवंश थे जिनका क्या हो गया, आपका उदय हुआ। कह रहे हैं कि महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की दिखलाता है। अब हमें 7 से और 12वीं शताब्दी के बीच जितने राजवंश हुए हैं, उन सभी प्रमुख राजवंशों को हमको आपका देखना है। क्लियर है कि कौन कौन से प्रमुख राजवंश हुए हैं, इन पर हम चर्चा करें। तो थोड़ा सा एक बार इस मैप पर आप नजर दौड़ाइए। इंद्रप्रस्थ, कन्नौज, प्रयाग, बनारस, पहाड़पुर, पाल, और आपका कलिंग, गंगा, चोल, राष्ट्रकूट, मलखेद, अर्नाट, ठीक, अरब, मुल्तान, ठीक है, चोल, चेर, पांड्या। ध्यान रखिएगा, केरल साइड में आपका क्या थे, चेर थे, और इधर ये वाले क्षेत्र में आपके पांड्या थे, सॉरी चोल थे, और ये पांड्यन थे, ठीक है। और इन्हीं का श्रीलंका पर कब्जा था, और इनका इधर मलेशिया वाले पार्ट पर। इनको पढ़ेंगे हम, गौर करके भी देखेंगे और सारी चीजों को इसमें जानने का प्रयास करेंगे। आप सबसे पहले देखिए, नए राजवंशों का उदय। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े स्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। क्या हो गया था, बड़े भूस्वामी आ रहे थे, बड़े बड़े जमींदार इस जमाने में देखने को मिले। बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो भी क्या आ गए थे, यहाँ अस्तित्व में आ गए थे। और राजा लोग प्राय उन्हें अपनी महासामंत के रूप में मान्यता मिल गई थी। वही उम्मीदवार थी कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए जाएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने वाले सामंत अपने आप को महासावंत और आपका महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी, महान सामंत और महामंडलेश्वर का मतलब है पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर दिया। कभी कभी वे अपने स्वामित्व अधिपत्य में स्वतंत्र होकर जाने का दावा करते थे और कहते थे कि भैया हम स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। वो अपनी स्वतंत्रता का भी जो दावा है वो भी करते थे कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम किसी के अधीन जो है वो कर रहे नहीं कर रहे, इस तरह के दावे वो करते थे। इस प्रकार का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। किसका था, राष्ट्रकूटों का। वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। किसके थे, कर्नाटक के राजा थे चालुक्य, जिनका गुजरात तक अधिकार था, ठीक। उन्हीं के क्या थे, अधीनस्थ थे, यानी कि उनके सामंत थे। यानी कि राष्ट्रकूट किसके सामंत हो गए, चालुक्यों के। राष्ट्रकूटों का सामंत किसके थे, चालुक्यों के, जो आपका ये राजा थे, इनके थे।
8वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट का एक प्रमुख था, उसका नाम था, राष्ट्रकूट का प्रमुख था दंती दुर्ग, ये उनका शासक ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनस्था से इनकार कर दिया। यानी कि जो बादामी के चालुक्य थे, बेसिकली आप कर्नाटक के, उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपके अधीनस्थ स्वीकार नहीं करता, मैं स्वतंत्र रहूंगा। उसने हराया, और हिरण्यगर्भ, किसको हराया? चालुक्य को हराया। किसने? राष्ट्रकूटों ने। ठीक। और हराने के बाद क्या किया? हिरण्यगर्भ यानी कि सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यानी कि राष्ट्रकूटों ने जब चालुक्य को हराया तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा एक धार्मिक अनुष्ठान किया, पूजा पाठ जैसे अश्वमेध जैसा रखा, और उसका नाम दिया गया आपका हिरण्यगर्भ। जब वह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो माना जाता था कि यह याचक जन्म ना क्षत्रिय और आपका जन्मे ना होते हुए क्षत्रिय के रूप में द्वारा क्षत्रत्व प्राप्त कर लेता है। हिरण्यगर्भ नामक जो आपका अनुष्ठान हुआ था, इसका सिंपल मतलब था कि अगर कोई योजक यानी कि जो उसको आयोजन करा रहा है, चाहे वो जन्म से पहले भले ही आपका क्षत्रिय ना हो, लेकिन इस अनुष्ठान को कराकर वो आपका क्षत्रिय बन जाता था, यानी कि द्वारा क्षत्रिय के रूप में क्षत्रत्व आपका प्रदान करता था। तो आपको पता होना चाहिए जो हिरण्यक नामक आपका अनुष्ठान है, ये किसके लिए होता? व्यक्ति को भले ही जन्म जात से वो क्षत्रिय ना हो, लेकिन उसको क्षत्रत्व यानी कि क्षत्रियता की कैटेगरी में आने के लिए ये यज्ञ करना बड़ा जरूरी था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूरण, गुर्जर प्रतिहार, चंद्रवंश ब्राह्मण थे। कह रहे मिसाल के तौर पर आपका क्या थे? आपके कदम मयूरस और गुर्जर प्रतिहार, हरिश, ये सब ब्राह्मण थे। क्या थे ये सब? आपके ब्राह्मण थे। इन्होंने अपनी परंपरागत पेशा छोड़कर शस्त्रों को अपना लिया। किसे अपना लिया? शस्त्रों को अपना लिया, और क्रम से कर्नाटक और गुजरात में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कर्नाटक में कौन? मयूरभंज से, और गुर्जर प्रतिहार कहां पहुंच गए? आपका राजस्थान में इन्होंने रहा। इतना तो क्लियर ही होगा सबको। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा अधिराज यानी राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि 3 भुवन का स्वामी, इस तरह की भारी भरकम उपाधि धारण की। महाराजा अधिराज का मतलब था राजाओं का राजा। तिरुभुवन चक्रवर्ती का मतलब था 3 भुवनों का स्वामी। भवनों का मतलब 3 मकानों से नहीं था। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और आपका धरती लोक जो नीचे है, पाताल लोक। उन तीनों का इससे बड़ा कोई राजा नहीं है, सबका स्वामी है। इसका सिंपल सी मीनिंग क्या हुआ आपका? ये हुआ। ठीक। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपनी सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन के साथ साथ अपनी सत्ता साझेदारी करते थे। क्या करते थे? जो अपनी सत्ता है ये उसको साझा करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादक अथवा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किया करते थे। इनको अक्सर अपने ही उत्पाद का हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। क्या करते थे? जो उनके अपने उत्पाद है, अपने उत्पाद का जो हिस्सा है उसको मनाने के लिए या त्याग करने के लिए आपका बाध्य किया जाता था।
कभी कभी इसी हिस्से को लगान मानकर कर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करते थे। जो लोग आपका किसी से किसी उत्पाद के लिए अगर कोई टैक्स ले रहा है तो कोई बेसिस तो होगा, वहां का राजा होगा, जमीन का मालिक होगा, या उनको फिर हेल्प करता होगा किसी न किसी चीज में। तो वो क्या करते थे, वो बताते कि हम लोग स्वामी है जमीन के, हम मालिक हैं, तो हमारा ये राइट्स है कि हम लोग क्या करें, हम इनसे राजस्व वसूलें। तो इस तरह से वो अपना कर जो था वो आपका वसूलते थे। ठीक। और ये साधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार थे। कह रहे कोई राजा है, उस राजा का जो फाइनेंशियल बेसिस था वो क्या था, इस तरह के रिसोर्सेज, यानी कि बेसिकली कर और वस्तु के उत्पादन के माध्यम से ही वो अपनी चीजों को मैनेज करते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों का निर्माण करते। दुर्ग का मतलब होता है किला। प्राचीन समय में किला कहा गया है, किला शब्द आपका मध्यकालीन भारत में आया है, लेकिन उससे पहले इनको सबको दुर्ग कहा था। ठीक। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में इस्तेमाल भी किए जाते थे जिन्हें लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग में संभावनाएं बनती थी। क्या करती थी, इन सब में आपका संभावनाएं बनती थी, ये आपको देखना है। और राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के से बीच की जाती थी। वंशानुगत होती थी। सेना ऐसी पर्याप्त होती थी जिन्हें कई राजाओं के निकट संबंधी ही इनका ओढ़ा पर होता था। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द कह सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता है। प्रशस्तियों को हम बाद में पढ़ेंगे, ये तो पहला कर अनुदान है। एक थोड़ा सा जो एग्जाम्पल है वो हमको, चलिए मैं ये भी बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जितने नए राजवंश बने हैं उनके विषय में आपको क्या जानकारी समझ आई, क्या कुछ समझ आया, आप मुझे एक बार पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, पूरे में एक बार पढ़ें और मुझसे जरूर पूछिए। किसी का कोई क्वेरी, किसी का कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। तो यहां तक किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी? चलिए, है तो पूछिए बेटा। कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कुछ आपको मन में कुछ आपका अगर प्रश्न बन रहा है इससे संबंधित, तो मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ जाए। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं। अब हम कर की बात कर रहे थे, क्या कर वसूले जा रहे थे, और कर कौन ले रहा था? या तो कोई राजा लेगा या फिर आपका जमींदार लेगा। ले क्यों रहा था? क्योंकि उसके फाइनेंशियल आपका सिस्टम का बेसिस का जो प्राइम आपका रिसोर्सेज था वो टैक्स था। वो टैक्स को कैसे इस्तेमाल करता था? मंदिर बनाने के लिए, क्लियर है, अपने किले बनाने के लिए, अपनी सेना में एक्सपेंड करने के लिए, तो वो सब टैक्सेशन था। आज भी सरकार हमसे टैक्स ले रही है, क्लियर है। और जितना भी हमारा आपका रोड, आपके इंफ्रा, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल डेवलपमेंट चीजें हो रही हैं, ये सब कहाँ हो रही हैं? आपका जो लोग टैक्स पेयर है उन्हीं से हो रही है। कह रहे तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सब सूचक मिलते हैं। राज्य है तमिलनाडु, और यहाँ पर जब आपका कर वसूलते थे तो यहाँ कर वसूलने वाले थे लोग चोल। अब देखिए, चोल वसूल रहे थे, और बहुत सारा अभिलेख से पता लगा कि कर के लिए 400 से अधिक ज्यादा शब्द मिले हैं जिनसे टैक्स वसूलते थे।
सभी अधिक उल्लेखित करने वाले कर वेदी जो नगद बाजार जबरन श्रम के रूप में लाया था। यानी कि जबरन श्रम का मतलब क्या है? कदमबाई यानी कि भू राजस्व थे, मकान पर छज्जा डालने पर लगने वाला कर। सोच के देखिए, आपने मकान बनाया है और उस पर छज्जा डालने पर जो टैक्स लगेगा। खजूर या ताड़ के पेड़ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कर। पारंपरिक संपत्ति की उत्पत्ति हासिल करने के लिए कर। ये सारी चीजों पर क्या था? आपका जो टैक्स था वो आपका लगता था। क्या आज कोई भी कर वसूले जाते हैं? क्या आज भी कोई आपके कर वसूलते हैं? तो आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के टैक्स हैं वो आपके वसूले जाते हैं। आप पढ़िएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो लिस्टिंग है। ठीक, अब बात करेंगे प्रशस्तियां और अनुदान भूमि। प्रशस्तियां का मतलब समझते हो? किसी राजा की अनुशंसा या उसके बारे में गुणगान करने में जो लिखी गई चीजें हैं उसे हम प्रशस्ति बोलते हैं। आप कहेंगे सर ये तो समझ आएगी कि वो किसी को व्याख्या करती हैं, किसी के बारे में बताती हैं, किसी के शासन प्रशासन के बारे में, चाहे अच्छा हो बुरा हो, विद्वान के बारे में, लेकिन सर लिखी किस चीज पे जाती थी? तो प्रशस्तियां बेसिकली आपके ताम्र जो आपकी शीट है, आपके तांबे जिसको हम ताम्रपत्र कहते हैं, उस तांबे की शीट पर ये सारी चीजें लिखी जाती थी और इन्हीं को हम ताम्रपत्र कहा करते थे। क्लियर है? कह रहे हैं कि प्रशस्तियों का ब्यौरा होते हैं, शब्दाश्य सत्य नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर सूरवीर, विजय योद्धा, महान ब्राह्मण द्वारा रचे गए अक्षर प्रशासन में, ये सारे चीजों में आपकी मदद मिलती है। क्या मिलती है? मदद मिलती है। ठीक, नाग भट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रस्तुतियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया है। पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, कक्षा 6 में पढ़ा था प्रशस्ति के बारे में। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में एक प्रशस्तियां प्रत्यार नरेश नाग भट्ट के कामों का वर्णन करती है। आंध्रा, संधव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र और कलिंग उड़ीसा के राज्य के अभी तक धराशायी हुए जब से के राजकुमार थे। उन्हें कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजय हुआ। उन्होंने बांग यानी बंगाल का हिस्सा, अंत मतलब गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, किरात मतलब आपका वनवासी, तुर्क मतलब तुर्किस्तान, वत्स्य और मस्त दोनों उभरते उत्तर भारत के राज्यों को पराजित किया। यानी कि आप सोचिए कन्नौज कितना बड़ा महान शासक था। बंगाल पे कब्जा, गुजरात पे कब्जा, मालवा पे कब्जा, जो वनवासी उन पर कब्जा, तुर्कमेनिस्तान से आने वाला जो पार्ट है मिडिल एशिया उन पर कब्जा, और वत्स और मत्स्यन दो उठते हुए उभरते हुए पर भी अपना कब्जा इन्होंने जमाया था। कितनी बड़ी बात है। आज लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते हैं। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेख में लिखे होते थे कि राजाओं ने ब्राह्मणों के लिए भूमि क्या दी? अनुदान में दी। ये आपका पुरस्कार थी और किस पर लिखी जाती थी? ताम पत्रों पर लिखी जाती थी। राजा ने ब्राह्मणों को दी, वो कैसी थी? अनुदान वाली। और उसको कैसे दिया गया? रिवॉर्ड के तौर पर, जो अवार्ड मिलते हैं पुरस्कार के तौर पर उनको दी जाती थी। और ये ताम पत्रों पर इनके अभिलेख थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यानी कि अभी कोई चेकिंग करने के लिए आ जाए और पूछने लगे तुमने कहां से ली है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ तक कोई आपको कुछ पूछना है प्रशस्तियों के बारे में? पूछिए।
यहां तक कोई डाउट नहीं निकला किसी का? या है तो बच्चों पूछिए। क्लियर है, शाबाश। देखिए इस प्रकार की होती थी, आपके मन में प्रश्न था कि आखिर में प्रशस्तियां होती कैसी थी। तो इसका रिकॉर्ड राजा के पास भी रखा था और व्यक्ति के पास भी। मान लीजिए ये राजा के पास रिकॉर्ड था, वो टैक्स लेने के लिए आए, उनको देखते थे प्रशस्तियों में कि ये जो भूमि है, अगर कोई ब्राह्मण बोल रहा है कि मुझे दान में मिली है, इस पर मैं टैक्स नहीं दे दूंगा, तो वो चेक कराना होता था कि देख लीजिए रुपये, और फिर उसको सरकारी चीजों से मैच किया जाता था। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ एक आपका पत्ताम प्रपत्र है। यह संग्रह है जिसको 9वीं शताब्दी में एक शासक द्वारा दी गई भूमि के अनुदान का उल्लेख है, जिन्हें आपके कड़ियों के ये पत्र जोड़े हुए हैं और राजसी मोहर लगी है, बताने के लिए प्रमाणित दस्तावेज है। ये देखिए क्या लगी है, ये राजसी मोहर लगी। तो इस तरह की प्रशस्तियां होती थी। क्लियर है, देख लीजिए। चलिए, और किसी का पीछे कुछ डाउट है? और पीछे देख लें एक बार। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ। भूमि के साथ क्या दिया जाता था, यानी कि अगर आपने भूमि दी है दान में, क्या मिलता था। यह चोलों द्वारा दिया गया एक भूमि अनुदान का तमिल का अंश भाग है। मिट्टी के मेड़ बनाकर, साथ ही कटीलेधार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित किया जाता था। ये कोई प्लॉट है, इस तरह से खींचते हैं ना, मेड़ बना देते हैं। इस भूमि पर ये चीजें हैं कि फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, फलोद्यान, पेड़, कुआं, खाली जगह, चारगाह, और वो भी आपके चबूतरे, खार, नहर, दलहन, ये सारी चीजें यहाँ होती थी। जिस पर भूमि मिलती थी वह कर वसूली कर सकता था। न्याय अधिकारी द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाया गया कर वसूल सकता था। आपका पान के पत्ते पर लगाए जाने वाला, भुने हुए पेड़ों पर लगाए जाने वाला कर, साथ ही वाहन पर इस्तेमाल किए जाने वाला कर था। और पक्की ईंटों के ऊपर आपका मोल पर आपका कमरे आपके बना सकते थे। क्या क्या कर सकते थे दिखा हुआ है। बड़े और छोटे कुएं को खुदवा सकते थे। पेड़ों और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकते थे और जरूरत पर सिंचाई के लिए आपका नहर भी जो है आपका बनवा सकते थे। तो क्या क्या चीज यहाँ हो सकती थी, उन सब का उल्लेख यहाँ अच्छे से किया गया है। पानी की बर्बादी ना हो, तटबंध बनाए गए थे। क्लियर है कि पानी की बर्बादी ना हो, तटबंध बनाए गए थे। लेख में सिंचाई के लिए जिन संभावनाओं का उनकी सूची बनी और उन पर आपका विचार किया गया था। ठीक, तो आज फिलहाल जो है विराम करते हैं, कल इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतना फिलहाल आज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार घर जाकर अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट करिए मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।